हेलो फ्रेंड। एनबीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय इतिहास बीपीसी पीटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो तीसरा वीडियो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का विकास के रूप में मैंने बनाया है, जिसका कि पीरियड है 1885 से 1905 ईस्वी के बीच में। हम देखते हैं कि ये जो फेज है 1885 से 1905 के बीच में, वो उदारवादी चरण, लिबरल फेज के नाम से जाना जाता है। उदारवादी चरण जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी, उसके अगले 20 वर्ष के जो इतिहास है उसको हम मोटे तौर पे उदारवादी, नरमपंथी, मॉडरेट के रूप में जानते हैं। ये कुछ नाम है इसमें इंपॉर्टेंट है: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, रास बिहारी घोष। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इसको एक बार ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो उदारवादी थे वो कानून के दायरे में रह के ही संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्ष में मांग अपनी रखते थे। उन्होंने दो तरह की नीतियों का अनुसरण किया। एक तो था कि भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर उसमें उन लोगों को, जनता को एडुकेटेड किया था, तो उसमें एकता स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा उनका मानना था कि ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भी भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने काफ़ी समय लंदन में बिताए। उन्होंने लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना भी थी। 1892 में दादा भाई नौरोजी लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में बुलाना चाहते थे, लेकिन उसी समय लंदन में चुनाव हुए और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक होने वाली थी वो पोस्टपोन हो चुके। इसकी जो विचारधारा है, जो हम लोग देखते हैं, तो वो उदारवादी जो थे वो संवैधानिक सुधारों के माध्यम से परिवर्तन लाने चाह रहे थे। उन्होंने उनके द्वारा जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं धर्मपरायणता में विश्वास रखते थे। वो जानते थे और उस समय उनकी जो समझ थी, वो उनका मानना था कि अंग्रेजों से मिलके ही भारत में जो विकास है, संवैधानिक सुधार है, वो किया जा सकता है। उनकी जो मुख्य मांगे थी वो थी विधायी परिषदों का विस्तार करने, लोक सेवा में अधिक से अधिक भारतीयों का अवसर प्रदान करने और सैन्य व्यय में कमी करने का उद्देश्य उनका रहता था। लेकिन उनका एक मेन जो था कि वो जनता की योग्यता पे वो उन्होंने संदेह किया। उनका जो मानना था कि जनता उस काबिल अब तक बनी नहीं है कि वो आंदोलन में भाग ले। उनका जो मेन उदारवादी जो थे, उनका जस्ट एजुकेटेड लोगों का एक ग्रुप था। हम प्रारंभिक राष्ट्रवादी का जो डिमांड देखते हैं, तो उन्होंने संवैधानिक मांग के तरह वो विधायिका में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी चाहते थे। जो वायसराय की जो काउंसिल थी उसमें दो भारतीय सदस्यों की मौजूदगी वो चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के दिन स्वशासन, जैसा कि कनाडा, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में था, वो भी उनका डिमांड था। तीन टर्म है: स्वशासन, स्वराज और पूर्ण स्वराज। ये तीनों समझने की आवश्यकता है। जो उदारवादी फेज है 1885 से 1905 के बीच में, उसमें स्वशासन की बात की जाती है। लेकिन अब बंगाल विभाजन के बाद जब उग्रवादी चरण का प्रारंभ देखते हैं, तो उसमें स्वराज की बात होती है। और 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। तो ये तीनों एक समझने की आवश्यकता है, तीनों में डिफरेंसेस समझने की भी आवश्यकता है कि स्वराज, स्वशासन, स्वराज और पूर्ण स्वराज क्या है। इस अनुसार प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो सिविल सेवा का भारतीयकरण करना चाह रहे थे। उनका जो मेन डिमांड था कि भारत और लंदन दोनों में एक साथ परीक्षा, जो सिविल सेवा परीक्षा उसका आयोजन होता था, जो परीक्षा में बैठने की जो मैक्सिमम आयु है उसको भी बढ़ाई जाए। उदारवादियों की जो मांग थी वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए। हम बाद में इसको स्वतंत्रता के बाद भी देखते हैं कि इसको जो भारत की नीति निषेध तत्व है उसमें इसको शामिल किया गया है। जो आर्म्स एक्ट की समाप्ति वो चाह रहे थे। जो इसके पहले जो वीडियो मैंने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में हमने चर्चा की थी, लॉर्ड लीटन के द्वारा आर्म्स एक्ट लाया गया था, जिसके तहत सभी भारतीयों को हथियार रखने की पाबंदी लगा दी गई थी। उसी आर्म्स एक्ट की वो समाप्ति चाहते थे। उसमें सब प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का वो विकास चाह रहे थे। आर्थिक सुधार में हम लोग देखते हैं तो सैन्य व्यय में कटौती की मांग उन्होंने की। सैन्य व्यय उसमें काफ़ी ज़्यादा था। जो भारतीय सैनिक थे, वो जो जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, सभी जगह वो जाके वहाँ पे लड़ाई करते थे। उनका जो एक्सपेंडिचर होता था वो भारत को व्यय करना पड़ता था, जिसके कारण कि जो सैनिक
को के लिए जो व्यय था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। उस समय हम लोग देखते हैं कि उनका जो मेन डिमांड था भारतीय उद्योगों के लिए उस प्रोटेक्शन की मांग वो कर रहे थे, ताकि उसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो कच्चे माल थे उसको बड़े पैमाने पे निर्यात हो रहा था, और जो इंग्लैंड में जितने भी मैन्युफैक्चरर गुड थे उनको भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पे लाया जा रहा था, यहाँ पे खपाया जा रहा था। इस कारण से भारतीय उद्योगों का विकास काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसी कारण उन्होंने प्रोटेक्शन की मांग की, संरक्षणवादी नीति अपनाने की मांग की थी। उसमें जो भारतीय मजदूर थे काफ़ी बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में, जैसे कि वेस्ट इंडीज में काफ़ी है, मॉरिशस, मलाया, दक्षिण अफ्रीका में उसमें जा रहे थे। उनका डिमांड था कि उनको उन मजदूरों को भी काफ़ी सुविधाएं दिया जाए। आज के डेट में हम लोग जितना भी PIO, पर्सन विथ इंडियन ऑरिजिन, देखते हैं वो उसी समय वो गए थे, ब्रिटिश इंडियन टाइम में ही। उसमें तो धन की जो निकासी हो रहा था उसको रोका जाए, ड्रेन थ्योरी, बाद में उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी अगर आरंभिक राष्ट्रवादियों की उपलब्धि हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि राष्ट्रीय जागरण, उन्होंने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जागरण का काम किया, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच में बढ़ाया। ये जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन नेचर था उसको लोगों के सामने रखा इन्होंने। 1886 में लोक सेवा आयोग इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। यह स्थापना की, जो ऐसा कहा जाता है कि 1892 में जो इंडियन कॉन्सेप्ट एक्ट पारित हुआ वो उदारवादियों की जो मांग थी उन्हीं का प्रयास था, लेकिन उनको भी बाद में उनको निराशा हाथ लगी। उस अनुसार 1893 में जो ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिवेदन पारित किया, ब्रिटिश संसद ने एक वो कानून पारित किया जिसके तहत वो सिविल सेवा का जो परीक्षा था वो लंदन और भारत दोनों जगह आयोजित करने की बात की गई। उस अनुसार 1895 में भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलवी आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बेलवी आयोग किससे संबंधित था, तो इंडियन एक्सपेंडिचर से संबंधित था, भारतीय व्यय से संबंधित, तो इसको आप लोग याद रखिए। उस अनुसार दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दर की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद चुने गए। ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, उदारवादी को जो मेन उपलब्धि है, जो ड्रेन थ्योरी या जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, आर्थिक मीमांसा है, वो है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक आलोचना करने में दादा भाई नौरोजी और रानाडे के साथ साथ आरसी दत्त काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, रमेश चंद्र, जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 पार्टों में लिखा है, जिन्होंने कि काफ़ी बड़े विस्तृत पैमाने पे किस तरह से ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय संसाधनों का किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसका उन्होंने वर्णन किया था। ये दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्चुअली ये पुस्तक नहीं थी, एक लंबे निबंध था, तो लेकिन काफ़ी जगह इसको पुस्तक का नाम भी दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये निबंध था, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने आर्थिक समालोचना की जो प्रस्तुत की, किस तरह से हो रहा था उसको उन्होंने ड्रेन ऑफ थ्योरी का पूरा विवेचना उन्होंने की। उनके द्वारा कहा गया कि एक सोची समझी रणनीति के द्वारा ही भारतीय कच्चे माल को ब्रिटेन में निर्यात किया जाता है, वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसको भारत में खपाया जाता है। उन्होंने जो इस कारण से जो एक सशक्त जनमत उन्होंने तैयार किया कि किस तरीके से गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन है, उसका जो रीजन है वो औपनिवेशिक शासन ही है। हम इसका आर्थिक मीमांसा के जो पहलू देखते हैं तो इस जो औपनिवेशिक आर्थिक शोषण किस तरह से व्यापार, उद्योग और वित्त पे, तीनों एरिया पे किस तरह से उनका प्रभाव हो रहा था, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इस पे उन्होंने चर्चा की है। ये जो ड्रेन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धन का निष्कासन, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। उसमें था कि जो घरेलू चार्जेस, होम चार्जेस था, इंग्लैंड जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी इसको चलाने के लिए ब्रिटेन में भी भारत सचिव थे, उनके बहुत सारे सलाहकार थे, उनके ऑफिसेस थे, बहुत सारे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट थे, उनकी सैलरी देने के लिए, उनको ऑफिस का खर्च के लिए बड़े पैमाने पर पैसा इंग्लैंड जाता था, उसको होम चार्जेस के नाम से जाना जाता है, घरेलू चार्जेस। फौजी खर्च के सैनिक व्यय के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि जो भारतीय सैनिक थे वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं लड़ते थे, वो जितने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जितने भी उपनिवेशी
देश थे, वहाँ पे वो जाते थे, वहाँ पे वो लड़ाई करते थे, लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर होता था वो जो भारत का जो राजकोष है उसी पे उसका व्यय किया जाता था, जिससे कि काफ़ी बर्डन यहाँ पे पड़ता था। हम रेलवे में देखते हैं तो यहाँ पे एक फिक्स इनकम दिया गया कि जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनमें 5% आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे रेलवे का लॉस हो या फायदा। तो इस कारण से काफ़ी बड़े पैमाने पे जो भारत के जो संसाधन थे, पैसे थे, वो विदेश में जा रहे थे। तो इससे काफ़ी निर्धनता आई और जो कैपिटल फॉर्मेशन होना था, जिससे कि पूंजी निर्माण हो सकता था, भारत में उद्योग धंधों का विकास हो सकता था, वो नहीं हो पाया। तो ऋण थ्योरी या धन का निष्कासन या धन की निकासी, तीनों टर्म इसका यूज होता है, ये आपको सब याद रखने की आवश्यकता है। हम इसका प्रभाव देखते हैं आर्थिक मीमांसा का, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो उदारवादियों ने लोगों के सामने रखा। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नैतिक बुनियादी सिद्धांत थे उसको लोगों के सामने उन्होंने खोखला साबित किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि हमारा लोक कल्याणकारी राज है, हमारा इरादा नेक है, हम भारत का विकास करना ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन जो उसका जो मेन पर्पस था, किस तरह से यहाँ के उद्योग धंधों संसाधनों को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस पे इसका जो वास्तविक रूप है वो लोगों के सामने रखा। इसी में हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे जो सरकार के प्रति जो राजनीतिक विरोध था वो बढ़ने लगा था। इवन 1905 तक आते आते तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश शासन था, उसके बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा और स्वशासन की मांग की जाने लगी। उदारवादी राजनीति के बाद हम लोग उग्रवादी राजनीति पे आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पे। जो उग्रवादी थे वो जनता की शक्ति पे विश्वास रखते थे, लेकिन वो जो उग्रवादी थे, जो उदारवादी थे वो जनता की शक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जो उग्रवादी थे वो जनता की शक्ति में विश्वास रखते थे। वो बड़े पैमाने पे लोगों की भागीदारी इसमें देखने को मिलती थी। जो उनका जो मेन संघर्ष करने का तरीका था वो स्वदेशी और बहिष्कार पर उन्होंने काफी बल दिया था। उनका जो कहना था कि सामाजिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादी उग्रवादी चलन का कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, इसका कुछ रीजन है कि जो जैसे कि ब्रिटिश शासन के सही स्वरूप को उन्होंने पहचान करवाई लोगों से। इसमें आर्थिक मीमांसा, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, उन्होंने बड़ी पैमाने पर उनको भूमिका निभाई। जो राजनीतिक काल में हम लोग देखते हैं कि जो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उस पर लोग भी बहुत आशाएं थी, खासकर उदारवादियों को, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ, उनका जो प्रावधान था वो काफ़ी निराशाजनक था। 1897 में तिलक पे राजद्रोह का अभियोग लगाकर 18 महीने का कारावास दे दिया गया। उस अनुसार हम लोग देखते हैं नाटू बंधुओं, जो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस हो गए थे, नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी हुई, उनका भी निर्वासन हुआ। इससे भी भारतीयों में बड़े पैमाने पर रोष हुआ। कर्जन की जो नीति हम लोग देखते हैं, तो इसका भी उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट जो फेस था, चरण था, उसमें उनके उदय में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। उसी अनुसार इंडियन ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको भी सीमित कर दिया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में पहुंचा दिया गया। जो बंगाल का विभाजन, आप लोग जो अगला चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही हुआ था, जिससे कि राष्ट्रवादियों एवं उदारवादियों को काफ़ी हद तक निराशा हाथ लगी और उग्रवादी चरण को विकास में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इस तरह की हो रही थी कि उससे भी जो उग्रवादी चरण है उसको पनपने में सहायता मिली। अभी तक ये मिथक था कि यूरोपियन जो देश है उनको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो इटली को हराया गया, खुद जो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवादी वहाँ पे हारे, एक छोटे देश एशियन देश जापान के द्वारा रूस पे विजय प्राप्त किया गया। और 86 में जो जापान था उनका मॉडर्नाइजेशन बड़े पैमाने, आधुनिकीकरण बड़े पैमाने पे हुआ। वहाँ पे देखते कि जो नए उद्योग धंधे थे, आधुनिक उद्योग धंधे, उनका भी बड़े पैमाने पे वहाँ विकास हुआ। तो इन सब घटनाओं का भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों पे। उसी अनुसार जो स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष,
बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने एक राष्ट्रवादियों ने एक लोगों में एक जागृति लाई, उनके अंदर एक जोश पैदा किया। ये हम दोनों में डिफरेंसेस कुछ देखते हैं कि जहां उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं जो उग्रवादी थे वो स्वराज। जैसे कि मैंने बताया कि 3 टर्म है, स्वशासन, स्वराज और पूर्ण स्वराज। उग्रवादी चरण के 3 नेता काफी इंपॉर्टेंट है, बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। तिलक ने ही सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, ये 3 टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, इसका नारा दिया था। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया। इससे राष्ट्रवादी भावना लोगों में भरने में काफ़ी सहायता मिली। अभी भी हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र, खासकर बॉम्बे में, ये दोनों उत्सव काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव, ये क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। जो तिलक थे, उन्होंने केसरी और मराठा 2 पत्र के माध्यम से उन्होंने जो उग्रवादी विचारधारा था उसका प्रचार पूरे देश में किया। ये याद रखिए, केसरी जो है मराठी भाषा में है, मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में है, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें सर उन्होंने मराठी भाषा में गीता पे एक टीका लिखा, उसका नाम था गीता रहस्य। तो इंपॉर्टेंट है वो किस भाषा में लिखा, तो वो मराठी भाषा में। अगर हम लाला लाजपत राय को देखते हैं तो वो शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने पंजाबी और वंदे मातरम समाचार पढ़े, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। लाला लाजपत राय का इम्पोर्टेंस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतना ज़्यादा था कि जब उनकी मृत्यु हुई बाद में, तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। ये कोटेशन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के समय जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, तो थोड़ा याद रखिएगा। उसमें सब बिपिन चंद्र पाल हैं, उनको भी क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। ये 2 रचनाएं हैं, इंडियन नेशनलिज्म और द न्यू स्पिरिट, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिए। अरविंद घोष के द्वारा न्यू लैंड फॉर ओल्ड नामक निबंध में स्वदेशी और बहिष्कार का एक रूपरेखा प्रस्तुत की। तो न्यू लैंड फॉर ओल्ड ये पूछा जाता है कि किनके द्वारा लिखा जाता है, तो ये आप ये अरविंद घोष इसका आंसर होगा, इसको याद रखिए आप लोग। अब तक ही उदारवादी और उग्रवादी में संघर्ष स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उदारवादी की जो विचारधारा थी उससे वो उग्रवादी सहमत नहीं थे। वो विदेशी सामानों का बहिष्कार चाहते थे, वो बड़े पैमाने पे कठोर कदम उठाना चाह रहे थे, लेकिन वो उदारवादी ऐसा नहीं करना चाह रहे थे। इसी कारण दोनों में काफ़ी विवाद हुआ, जिसका कि हम लोग सूरत विभाजन में देखते हैं कि दोनों एक अलग हो गए, उदारवादी और उग्रवादी दोनों अलग अलग हो गए, जिसकी कि सूरत विभाजन अधिवेशन में जो हुआ था उसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। हम देखते हैं कि उस समय जो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वावलंबन, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रस्ताव थे, जिसको कि उग्रवादी थे जो पास करवाना चाहते, लेकिन उदारवादी इससे सहमत नहीं थे। उसमें से जो बहिष्कार का मुद्दा था वो उदारवादी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जो बंगाल विभाजन के बाद जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो उग्रवादी थे, कर्मपंथी, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित न रख के देश के सभी हिस्सों में उसको पहुंचाना चाहते थे। जहां जो उदारवादी थे वो विदेशी मार्ग के बहिष्कार तक ही संभव थे, संतुष्ट थे, लेकिन वो जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि दोनों के बीच में विवाद का मुद्दा बना था। उस अनुसार जो हम लोग देखते हैं कि जो 1907 का जो अधिवेशन पुणे में होने वाला था, उसको भी अध्यक्ष कौन बनेंगे उसको भी लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जहां गर्मपंथी जो लाला लाजपत राय तो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ और रास बिहारी बोस को उम्मीदवार बनाया गया। इसी कारण से 1907 में जो सूरत विभाजन इसको नाम से जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो दोनों धर्रे थे, उदारवादी और उग्रवादी, दोनों अलग अलग हो गए।
जिससे कि बाद में हम लोग चर्चा करें 1916 में जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ में जो 1916 में अधिवेशन हुआ था, वो दोनों उदारवादी और उग्रवाद भी दोनों साथ हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए। अगले टॉपिक में हम लोग जो बंगाल विभाजन है 1905 का, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।